हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ बेहतरीन होंगे। और एग्जाम्स खत्म हो गया, न्यू सेशन मोस्ट ऑफ द कॉलेजेस में शुरू हो गए हैं, तो मतलब बेहतरीन लग रहा होगा आपको सबसे मिलके। नाउ बिफोर स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर आई वांट टू कवर टू एस्पेक्ट्स। नंबर वन कि ये जो मेरा चैनल है वो 4 वर्टिकल्स में है। पहला वर्टिकल आपका हो गया कि जितने भी कोर्सेज होंगे वो सब आपके कवर होंगे। दूसरा वर्टिकल आपका हो गया प्लेसमेंट ब्लूप्रिंट रिलेटेड, लाइक एसआईपी कैसे करना है, जीडीज वगैरह, एंड ये सब पे आपको इंफॉर्मेशन रहेगा। तीसरा वर्टिकल हो गया आपका पॉडकास्ट का, जिसमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट एंड रिलेवेंट प्रोफेसर्स एंड ऑल दैट देयर विल बी अ कन्वर्सेशन विद देम। ओके। और बिलीव मी, लाइक अभी मैंने अस्मिता मैम के साथ जो कवर किया था वो उसको बहुत ही ज्यादा सपोर्ट, लाइक्स एंड गुड फीडबैक मिले हैं। एंड चौथा वर्टिकल्स होगा आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, लाइक हाउ टू रीड द केसेस इन 20 मिनट्स एंड न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एंड ऑल दैट वगैरह वगैरह। ओके। नाउ द सेकंड थिंग इज कि ये जो हम लोगों ने मतलब यहाँ पे ये शुरू किया था पिछले बार अपना सेशन मार्केटिंग मैनेजमेंट का, तो ये हम लोगों ने इंट्रोडक्शन एंड इवैल्यूएशन ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कर लिया था। नाउ वी आर मूविंग टू द कंज्यूमर मार्केट एनालिसिस। आई एम सेइंग दिस थिंग लाइक अगर यू आर गेटिंग द मार्केटिंग मैनेजमेंट वाला कॉन्सेप्ट ना, तो गाइज देखिए मैं इकोसिस्टम क्या बिल्ड करना चाह रहा हूँ। जैसे कि सप्लाई चेन में क्या होता है, मैन्युफैक्चरर है ना, डिस्ट्रीब्यूटर, फिर होलसेलर, फिर आपका रिटेलर। मैं आपका ये पूरा इकोसिस्टम बिल्ड करना चाह रहा हूँ, इन द सेंस कि देखिए रिटेलर टू कंज्यूमर जाता है, तो ये वाला मार्केटिंग मैनेजमेंट में आपका ये सारा चीज कवर हो जाएगा। मार्केटिंग मैनेजमेंट एंड सप्लाई चेन में ये आपका सारा चीज कवर हो जाता है। नाउ ई आर रिटेल मतलब रिटेलर टू कंज्यूमर आपका ERM B2C में इन डेप्थ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। सिमिलरली इन दोनों का मतलब दो भी इंस्टीट्यूशन के बीच में अगर कोई बिजनेस वगैरह होता है वो आपका किस में कवर होगा, वो आपका कवर होगा B2B मार्केटिंग में, है ना। तो B2B मार्केटिंग अपन करेंगे, स्ट्रेटेजिक मार्केटिंग करेंगे। इस तरीके से मैं आपको सारा एक इकोसिस्टम बिल्ड करके दे रहा हूँ। तो डू कंटिन्यू विद द लेक्चर्स एंड ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि एक एक लेक्चर बनाने में बहुत टाइम लगता है। और आप लोगों का इसी तरह पॉजिटिव फीडबैक या जो भी फीडबैक हो, क्रिटिकल फीडबैक, क्रिटिकल एनालिटिकल फीडबैक आप लोगों को चाहिए, ताकि मैं और खुद को भी इम्प्रूव कर सकूं और अच्छे से अच्छा वीडियो आप लोगों के प्रोग्रेस के लिए बना सकूं। Now the thing is, we are going to the moving to the second lecture of the series, that is marketing management and consumer market analysis. Now we have to analyze what the consumer think about, what the consumer is about, like कैसे उन लोगों का बिहेवियर होता है किसी प्रोडक्ट के लिए, किसी सर्विसेज के लिए। इस तरीके से टू से सेगमेंट में डिवाइडेड है। मैंने लेक्चर 2 और 3 में डाला है। कंज्यूमर, अगर देखिए कंज्यूमर और कस्टमर में अंतर होता है। कंज्यूमर क्या हुआ, कंज्यूमर देखिए, कंज्यूमर और कस्टमर, ठीक है। कंज्यूमर क्या हुआ, दोज हु आर यूजिंग द एंड प्रोडक्ट। अगर मैं मॉल गया, मॉल से मैं अंडे खरीद रहा हूँ और अंडे खरीद के मैंने उसके ऑमलेट बना के खुद कंज्यूम किए, तो आई विल बी ए कंज्यूमर। कस्टमर क्या हुआ, मॉल से ही एक छोटा शॉप किराना वाला, उसने 100 मतलब ये डजन ऑमलेट खरीद सॉरी अंडे खरीदे। अंडे को उसने मतलब खुद के शॉप पे ले गया और वापस से मतलब उसको रीसेल किया, तो वो हो गया कस्टमर। ठीक है। तो कंज्यूमर कस्टमर का आपको मतलब पता चल गया। अब ना यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि कंज्यूमर जो एंड तुम आपका कंज्यूमर है, उसका हम लोग मार्केट एनालिसिस करते हैं। बेसिकली ये जो मैंने आपको मॉडल बताया यहाँ से लेके रिटेलर से लेके कंज्यूमर वाले, ये वाले सेगमेंट को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। अब कंज्यूमर का बिहेवियर मॉडल क्या होता है, ये बोल रहा है एक्सप्लोरिंग द वेरियस एस्पेक्ट एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द कंज्यूमर बिहेवियर, दैट इज हाउ इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन भी आपका कंज्यूमर हो सकता है किसी किसी प्रोडक्ट के लिए, राइट। तो सेलेक्ट, बाय, यूज एंड डिस्पोज गुड्स एंड सर्विसेज, आइडियाज, एक्सपीरियंसेस टू सेटिस्फाई देयर नीड्स एंड वांट्स, राइट। अब देखिए ये मैंने एक्सेल पे बनाया था, पता मतलब ठीक ही लग रहा होगा, अच्छा ही लग रहा होगा देखने में। अब ये देखिए हम लोगों ने यहाँ पे पिछले क्लास में पढ़ा था व्हाट इज मार्केटिंग टैक्टिक्स, जिसके अंदर हम लोगों ने 7 ये पढ़ा था, 7 डिमेंशंस पढ़ा था। फिर मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट, जिसके अंदर आता है पेस्टर। इसको अच्छे से मैं समझा देता हूँ, देखिए कहाँ पढ़ा था वो भी बता देता हूँ। यहाँ पे जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग, मैंने बताया था आपको, ये देखिए, जब हम लोग एक्स्ट्रा वैल्यू प्रोपोजिशन पे आ जाते हैं, जब हम लोग यहाँ पे ऑप्टिमल वैल्यू प्रोपोजिशन कस्टमर कोलैबोरेटर एंड कंपनी के बीच में ये वाला जो आपका डायमेंशन आ जाता है, इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए रहता है, इसको सपोर्ट करने के लिए हम लोग को क्या चाहिए रहता है, मार्केटिंग टैक्टिक्स चाहिए रहता है। मार्केटिंग टैक्टिक्स,
मार्केटिंग टैक्टिक्स, और वो मार्केटिंग टैक्टिक्स कितने तरीके के होते हैं, मतलब 7 कितने डायमेंशन होते हैं, 7 डायमेंशन। और वो 7 डायमेंशन कौन कौन से होते हैं, वो 7 डायमेंशन आपके होते हैं प्राइस, प्रोडक्ट, सर्विसेज, ब्रांड, इंसेंटिव, कम्युनिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो यही ये 7 डिमेंशन यहाँ पढ़ा जाएगा, ठीक। ये मार्केटिंग टैक्टिक्स और मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट। मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट क्या हो गया, पेस्टल। पेस्टल बोले तो पॉलिटिकल, इन्वायरमेंटल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, देन तुम्हारा लीगल, एंड एक और तुम्हारा क्या बज रहा, इकोनॉमिक मैंने ले लिया, तो आई थिंक सारे कवर होगा, राइट, हाँ। नाउ कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक, इट इज गिविंग टू कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी। अब यही ये इस चैप्टर में हम तुम्हारा यही चीज पढ़ रहे हैं, नंबर 1 कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी, इसी में ये चैप्टर एंड होगा। लेकिन इसके अंदर क्या एस्पेक्ट आता है मैं वो बता देता हूँ। कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर 3 एस्पेक्ट्स आएंगे, मतलब क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कंज्यूमर की, दैट इज कल्चरल, सोशल एंड पर्सनल। एंड कंज्यूमर साइकोलॉजी के अंदर आता है कि क्या मोटिवेशन होता है उनको कि वो लोग प्रोडक्ट खरीदते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे हम लोग वो देख रहे हैं कंज्यूमर साइकोलॉजी के अंदर कि नंबर 1 मोटिवेशन, दूसरा परसेप्शन, तीसरा इमोशन एंड चौथा मेमोरी। कंज्यूमर इसके अंदर कल्चरल, सोशल एंड पर्सनल, ये हम लोग इसमें पढ़ेंगे। नो बाइंग डिसीजन, किस किस कैसे कैसे फैक्टर होता है, कैसे वो लोग बाइंग करते हैं, तो बाइंग प्रोसेस भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे, जिसके अंदर 5 एस्पेक्ट आता है। एक पूरा फाइनली है कि सबसे पहले वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं। प्रॉब्लम रिकॉग्निशन के बाद इंफॉर्मेशन सर्च, ये मैंने यहाँ पे बनाया है। पहला वो लोग प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करते हैं, दूसरा इंफॉर्मेशन सर्च, तीसरा इवेल्युएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, चौथा परचेज डिसीजन एंड पांचवा पोस्ट परचेज डिसीजन बिहेवियर है उनका, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पे आपका परचेज डिसीजन ये आपको यहाँ पे लिख लेना पड़ेगा, यहाँ पे आपको लिख लेना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ पोस्ट परचेज डिसीजन में क्या क्या आएगा। सबसे पहले आ जाएगा प्रोडक्ट चॉइस, ठीक है, प्रोडक्ट चॉइस, ठीक है। उसके बाद आपका आ गया स्टोर चॉइस। पहले आपका उसने प्रोडक्ट को चॉइस किया, अगर ओमनी चैनल है तो ऑनलाइन करना है, ऑफलाइन करना है, मतलब प्रोडक्ट चॉइस के बाद ब्रांड, कौन से ब्रांड का लेना है, मोबाइल लेना है, ठीक है। मोबाइल के बाद कौन से ब्रांड का लेना है, फिर किस स्टोर से लेना है, ऑफलाइन लेना है, ऑनलाइन लेना है, ये सब आएगा। फिर परचेज क्वांटिटी हो जाएगा, फिर परचेज टाइमिंग हो जाएगा, है ना, एंड फिर पेमेंट मेथड। ये 6 एस्पेक्ट हो जाते हैं परचेज डिसीजन में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। आप लोग कोई नोट्स बना लिया करो, अगर नोट्स का कुछ वैसा इश्यू है तो आप मेरे को मतलब इसको मैं शेयर तो देखता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों के रिस्पॉन्सेस आएंगे कि शेयर करना या कुछ भी, तब मैं उस हिसाब से शेयर करूंगा। मैं खुद से अभी इनिशिएटिव नहीं लूंगा ये, लेकिन फिर भी अगर आप लोग को नोट्स बनाना तो आप लोग नोट्स बना लो, क्योंकि बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में और बहुत रिसर्च करके ये बनाया हुआ है ना। देखिए कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग को मोस्ट ऑफ लोग को पता होगा। देखिए अब क्या होता है कि अब कोई आप प्रोडक्ट ला रहे हो, ठीक है ना, तो कंज्यूमर कैरेक्टर कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर, पर्सनल फैक्टर अफेक्ट करता ही करता है। इन द सेंस देखिए क्या हुआ था कि एक कंपनी ने ना, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे रहा हूँ, एक कंपनी थी, उसने क्या किया, जैसे हम लोग एनर्जी ड्रिंक बनाते हैं, तो हम लोग एनर्जी ड्रिंक में कैसे दिखाते हैं कि पहले कोई बंदा लो है, ठीक है, अब लो होने के बाद उसने एनर्जी ड्रिंक पिया, एनर्जी ड्रिंक पी के अब वो मतलब बहुत बूस्ट हो गया, मतलब एनर्जी उसके अंदर आ गया, वो दौड़ने लगा, है ना। तो अपन क्या करते हैं, अपन मान के चलिए कि कुछ भी बनाते हैं, तो यहाँ पे पहले हम लोगों ने फर्स्ट पिक इधर रखा, फिर सेकंड पिक, फिर थर्ड पिक, ऐसे करके बनाते हैं। अब उन्होंने इंडिया में ये चीज अगर एनर्जी ड्रिंक लाई, या मतलब यूरोपियन कंट्रीज में, तो वो बहुत पॉपुलर ब्रांड हुआ। अब वो लोग क्या किया, उन्होंने सेम सेम एडवर्टीजमेंट आपकी एक मुस्लिम कंट्रीज में, मतलब इस्लामिक कंट्रीज में आपको रिलीज कर दी। अब क्या हुआ, वो लोग क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ते हैं। अब उन्हें क्या लगा कि पहले एक लड़की जो एनर्जेटिक थी, अब उसने वो ड्रिंक पिया, अब वो वीक हो गई, और उनका पॉप ब्रांड बहुत फ्लॉप किया वहां पे। तो इस तरीके के छोटे छोटे माइन्यूट थिंग्स होते हैं कंज्यूमर कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स। यहाँ पे कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हुआ कि इंडिया में, मतलब यहाँ पे जैसे जनरली लोग लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पढ़ रहे हैं, लेफ्ट टू राइट पढ़ रहे हैं, ये मतलब वन ऑफ द एस्पेक्ट हो गया। आई वांट से कल्चरल इन द सेंस हुआ जैसे कि आपका कलेक्टिविज्म है कि इंडिविजुअल, जैसे इंडिया में कलेक्टिविज्म है, जापान में आप जाओगे तो बहुत ज्यादा इंडिविजुअलिज्म है, फिर आपका अमेरिका में न्यूक्लियर फैमिली है। तो वो सब एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखना होगा कोई भी कंज्यूमर का प्रोडक्ट लाते समय, एंड ऑब्जर्व कि आपका कंज्यूमर डिसीजन कैसे लेता है, आपका कंज्यूमर डिसीजन कैसे लेता है, राइट। सो दिस इज कंज्यूमर कैरेक्टर इन्वेस्टिगेटिंग द ट्रेड्स दैट एस्पेक्ट हाउ कंज्यूमर मेक डिसीजन इंक्लूडिंग कल्चरल फैक्टर।
द रोल ऑफ कल्चर इन शेपिंग प्रेफरेंसेस एंड बाइंग बिहेवियर। इंडिया में आप देखोगे ज्यादातर इमोशनल आपका एडवर्टाइजमेंट ये लोग करते हैं, राइट, ताकि मैक्सिमम ये गैदर कर सके व्यूअरशिप। द कल्चर क्या होता है, द वे ऑफ लाइफ अमॉन्ग द ग्रुप ऑफ पीपल। जैसे मैंने आपको बताया कि इंडिया में आपका कलेक्टिविज्म है, जापान में आपका वैसा, उस हिसाब से। सोशल फैक्टर क्या हुआ, कोई आप प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप अपने माँ बाप, पहले तो माँ बाप से मतलब ये पहले किसी रेफरेंस ग्रुप से कि भाई वो खरीदे कि नहीं खरीदे, लैपटॉप खरीदे कि नहीं खरीदे, किसी एक्सपीरियंस बंदे से, किसी दोस्त से जो इसको यूज कर रहा है, उस हिसाब से हम लोग किसी ना किसी से पूछताछ करते हैं, नेबर से पूछताछ करते हैं, माँ बाप, फिर माँ बाप का भी ये करते हैं, पीयर ग्रुप से पूछ करते हैं, तो वो उसको आपका सोशल फैक्टर हो गया। अब पर्सनल फैक्टर, अब जैसे मान के चलो कि यहाँ पे आपकी पर्सनालिटी क्या, आपकी पर्सनालिटी स्पोर्टी वाली है, समझ रहे हो, एथलेटिक है और ये सब, तो क्या होता है कि ब्रांड्स भी बहुत चालू हैं, वो क्या करते हैं उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट को सेगमेंट करते हैं, है ना। तो ब्रांड क्या करेंगे, जैसे आपके स्पोर्ट्स लुक है या आप बाइक मतलब राइडर हो या इस तरीके से, तो कुछ आपका देखोगे ऑटोमोबाइल कंपनी जो टू व्हीलर कंपनी है, वो अपने आप को पोजीशन ही इस तरीके से करेगी कि भाई तुम्हारे पास ये गाड़ी है तभी तुम स्पोर्टी लुक वाले हो, या तभी तुम मतलब ट्रेकर हो, या इस तरीके से, नहीं, राइट। जैसे आपका माउंटेन ड्यू हो गया, माउंटेन ड्यू क्या हो गया, डर के आगे जीत है, उसने पोजीशन ही इस तरह की है कि तुम बहुत एडवेंचरस हो तभी तुम उसको एडवेंचरस हो। तो ये सब हो जाता है पर्सनैलिटी और सेल्फ कॉन्सेप्ट में, मतलब पर्सनल एट्रीब्यूट सच एज एज, ऑक्यूपेशन, लाइफ स्टाइल इम्पैक्टिंग कंज्यूमर चॉइसेस, लग्जरी आइटम हो गया ये सब के भाई उस हिसाब से मुझे काम करना है, राइट। वन मोर एस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से दैट, यहाँ पे अगर कुछ छोड़ रहा है मैं देख लेता हूँ, पर्सनैलिटी, हाँ पर्सनैलिटी कवर हो गया, दैट इज पर्सनैलिटी वी मीन अ सेट ऑफ डिस्टिंग्विश्ड ह्यूमन साइकोलॉजिकल traits that lead to relatively consistent and enduring responses, right? Now self concept क्या हुआ कि how we would like to view ourselves, how we would like to view ourselves। एप्पल आईफोन का क्यों खरीदते भाई, हम लोग उसको खरीद के भले ईएमआई पे हो, किसी का कोई 4-4 साल का ईएमआई लेके रखता है, लेकिन फिर भी वो लेके खुश रहता है। क्यों खुश रहता है, क्योंकि भाई वो उसके अंदर पॉजिटिव फीलिंग दे रही है कि आई एम इन दैट ग्रुप, अपर लिमिट वाला ग्रुप। नाउ कंज्यूमर साइकोलॉजी क्या है, पहले हम लोगों ने ये एस्पेक्ट पढ़ लिया, कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स। नाउ कंज्यूमर साइकोलॉजी, consumer psychology that are that aspect that drive the consumer decision, ठीक है ना। मतलब देखो कैरेक्टरिस्टिक ये हो गया कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स में कि इम्पैक्ट करता है हाउ कंज्यूमर मेक डिसीजन, ये मोर और लेस सेम ही है, ये थोड़ा सबकॉन्शियसली होता है कंज्यूमर साइकोलॉजी तुम्हारा। तो deep into psychological aspect that drive into the consumer decision, for example I will let you know, like motivation क्या हो गया, hierarchy of needs हम लोगों ने पढ़ा था, मेरा एक वीडियो भी है hierarchy of needs पे, कि सबसे पहले आपका बेसिक जितना भी नीड्स होता है, साइकोलॉजिकल नीड्स, अगर आपके पास किसी के पास पैसे नहीं है तो पहले वो साइकोलॉजिकल नीड्स को फुलफिल करेगा, जैसे फूड वाटर शेल्टर हो गया, फिर आपका हो गया सेफ्टी नीड्स, फिर आपका हो गया सोशल नीड्स, इस तरीके से, फिर आपका स्टीम नीड्स, एंड फिर आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जिसके पास 15,000 करोड़ है वो जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ, राइट। तो उस हिसाब से मोटिवेशन होता है और उस हिसाब से हम लोग प्रोडक्ट परचेज भी करते हैं। ये वन ऑफ द ये मोटिवेशन का मास्लोज हायरार्की ऑफ नीड्स वन ऑफ द थ्योरी है, डोंट टेक इट लाइक कि बस यही एक थ्योरी है, बहुत मल्टीपल थ्योरी है, मैं वन ऑफ द थ्योरी हिंट किया हूँ। मोटिवेशन इन द सेंस कि क्या मोटिवेट करता है, देखो आपके पास अगर एक मिनिमम लेवल ऑफ इनकम रहेगा, एक सब कुछ मान के चलो आपके पास एक नॉर्मल फोन है, मिनिमम लेवल ऑफ इनकम है, सब कुछ सुविधा है, तब आप किसी अपर चीज पे जाना चाहोगे, वो एक तरीके से मोटिवेशन का काम करेगा, खुद को रिवार्ड देना। अगर किसी के पास कुछ नहीं है, मान के चलो पैसे ही नहीं है उसके पास, तो वो तो सीधे अब लंबोर्गिनी का ये आइडिया नहीं लेगा ना, या फिर किसी कार का या किसी का, पहले तो वो अपने बेसिक नीड्स को कवर करेगा, ये मोटिवेशन बोल रहा है। परसेप्शन क्या हुआ, हाउ कंज्यूमर इंटरप्रेट्स इंफॉर्मेशन एंड फ्रॉम परसेप्शन अबाउट द प्रोडक्ट, इन द सेंस कि मान के चलो कि आपके सामने कोई प्रोडक्ट आया कि एक मतलब दो कंपनी के प्रोडक्ट हैं, अब आपको कंस्ट्रक्शंस के लिए स्टील यूज करना है, ठीक है, तो आपके पास सामने एक नॉर्मल स्टील आया, एक टाटा स्टील का आपके पास रेनफोर्समेंट आया, तो क्या टाटा का हम लोगों के सामने परसेप्शन ही बना हुआ है कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, ब्रांड ट्रस्ट है और ये सब, तो हम लोग किस पे जाएंगे, मोर और लेस टाटा का प्रोडक्ट यूज करेंगे। अगर वो कुछ थोड़ा बहुत ज्यादा हमें प्राइस भी पे करना पड़ रहा है, क्योंकि हम लोग के अंदर ये परसेप्शन बना हुआ है, और इसी को बोलते हैं सेलेक्टिव अटेंशन एंड सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन। सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन में क्या होता है कि अगर कुछ प्लस माइनस रहता भी है प्रोडक्ट में, जैसे मान के चलिए 45,000 का मैंने ये लिया, 45,000 का मोबाइल है और बिग बिलियन डे पे आपका 45,000 का आईफोन भी मिल रहा है और 45,000 का आपको वन प्लस भी मिल रहा है, ठीक है,
वन प्लस। अब क्या हो गया, जो आईफोन अगर आपको 128 और 8 GB मिल रहा है, और ये आपका 256 और 16 GB मिल रहा है या 12 GB मिल रहा है, ठीक है, तब भी आप जानते हो क्या करोगे, मोर और लेस फिर आईफोन पे जाओगे। क्यों? क्योंकि इसका थोड़ा आप डिस्टॉर्ट कर दोगे, अरे यार इसकी ब्रांड बहुत अच्छी है, तो इसके कारण से क्या होता है कि मतलब थोड़ा बहुत में प्राइस में थोड़ा महंगा होगा, ये वाला क्वालिटी इसका ज्यादा अच्छा होगा, इस कारण से तो आप लोग आईफोन पे चले जाओगे, राइट। तो उसी को हो गया, एक तरीके से हम लोग सेलेक्टिव डिस्टॉर्शन कर लेते हैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से ना। इमोशंस क्या होता है, इमोशंस ट्रिगर्स द इन्फ्लुएंसिंग द परचेज बिहेवियर। इमोशंस देखिए, आप आजकल के एडवर्टीजमेंट में भी आप इसका ले लीजिए, फेविकॉल का एडवर्टाइजमेंट ले लीजिए, और सब इसमें इमोशंस का बहुत यूज करते हैं। एंड मेमोरी हो गया कि मान के चलो कि आपने एक प्रोडक्ट लिया और अभी आपका दाम आज लिया तो आज 100 रुपए था, ठीक है, अब कल वही प्रोडक्ट या एक सप्ताह बाद वही प्रोडक्ट लेने गए और 200 हो गया। अब एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी में ना कि भाई इस प्रोडक्ट का एवरेज कॉस्ट जो मार्केट में चल रहा है वो तो 100 के आसपास है, राइट। दो एस्पेक्ट है इसका, पहले मैं एस्पेक्ट समझा रहा हूँ, है ना। तो आप उस हिसाब से बार्गेन करोगे, उस हिसाब से प्रोडक्ट को परचेज करना चाहोगे। दूसरा एस्पेक्ट इसका मेमोरी का क्या हुआ कि अगर आप ज्यादा एडवर्टीजमेंट एंड प्रमोशन करते हो, है ना, किसी प्रोडक्ट को लेके, तो धीरे धीरे क्या होता है कि कंज्यूमर के साइकोलॉजी में ये हो जाता है कि भाई ये प्रोडक्ट मतलब थोड़ा अगर बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट हो रहा है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट आपका एक तरीके से बेटर है, या एक प्रोडक्ट ये प्रोडक्ट को बहुत लोगों ने अडेप्ट कर लिया, इस तरीके से आपके माइंड में पोजीशनिंग होने लगती है। तो दो तरीके के मेमोरी आपका हो गया कि आप धीरे धीरे किसी के ब्रेन में तुम आपका मतलब उसको पोजीशन कर रहे हो, और दूसरा हो गया आप प्राइस कंपैरिजन वाला एस्पेक्ट ला रहे हो। मेमोरी का मैंने यहाँ पे दो चीज डाला है कि मेमोरी मॉडल क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म में एपिसोडिकल, ये मतलब थोड़ा इन डेप्थ है क्योंकि कंज्यूमर साइकोलॉजी पढ़ रहे थे तो मुझे लगा कि ये सब डाल देना चाहिए जिससे आप लोगों को आइडिया रहे कि होता क्या है ना। सो परसेप्शन हो गया, ये हो गया मेमोरी इनकोडिंग, मेमोरी रिट्रीवल, दैट इज, अरे मेमोरी इनकोडिंग वही हुआ कि आपने किसी चीज को, रिट्रीवल मतलब आपके दिमाग में है कुछ, आप उसको रिट्रीव कर रहे हो समय समय पे, इसको हम लोग ये कहेंगे मेमोरी रिट्रीवल। तो ये बस मैंने एस्पेक्ट डाल दिया ताकि ये आपका स्ट्रक्चर बना रहे, है ना। एपिसोडिकल ये थोड़ा इन डेप्थ हो गया, मतलब किसी भी चीज को आप एपिसोड की टर्म्स में याद रख रहे हो, किसी भी चीज को सीन्स के टर्म्स में याद रख रहे हो। जैसे आपने किसी का बर्थडे सेलिब्रेट किया तो हाँ बर्थडे मतलब क्या हुआ, कैसे हुआ, इस तरीके से किसी चीज को प्रोसेस में याद रख रहे हो। जैसे अभी मैं जो पढ़ाया हूँ आपको इसको प्रोसेस में याद रखना पड़ेगा कि परचेज डिसीजन कैसे कैसे होता है, प्रोडक्ट, ब्रांड, स्टोर, परचेज एंड ऑल दैट। नो बाइंग डिसीजन, ये थर्ड एस्पेक्ट, और जो कि ये मतलब ये चैप्टर खत्म करेगा, वो हो गया बाइंग डिसीजन। देखिए कोई भी कस्टमर कैसे बाय करेगा, आपका कैसे प्रोडक्ट बाय करेगा, सबसे पहले वो जाएगा कि पहले उसको प्रोडक्ट की रिकॉग्निशन करेगा कि प्रॉब्लम रिकॉग्निशन तो उसको है कि नहीं है। कोविड के समय बहुत लोगों को फोन की जरूरत थी, राइट, फोन की, लैपटॉप की, ऑनलाइन क्लासेस के लिए। तो सबसे पहले उसने क्या किया, अपने प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज किया। प्रॉब्लम रिकॉग्नाइज करने के बाद ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली जाके उसको प्रोडक्ट को खरीद लेगा, उसके बाद वो इन्फॉर्मेशन को सर्च करेगा, राइट। इन्फॉर्मेशन सर्च करने के लिए भी वो बहुत सारे एक्सपेक्ट करेगा। ऑनलाइन आप कर सकते हो आज के समय, ऑफलाइन कर सकते हो, लेकिन आप देखोगे मोर और लेस आप क्या करोगे, पहले एक टोटल सेट बनाओगे कि आपको मोबाइल लेना है तो आपको इन कंपनियों में मोबाइल लेना है, ठीक है। उसके बाद आप अवेयरनेस सेट बनाओगे, अवेयरनेस सेट, ठीक है। अब उसमें डिफरेंट देखो, मान के चलो आपने इसमें 10 सेट रखा है कि मेरे को 10 कंपनीज के ब्रांड देखने हैं। फिर अवेयरनेस सेट में आपने कहा नहीं 10 में से मेरे 8 ही ब्रांड सही है, 2 ब्रांड तो भाई घटिया टाइप के हैं या मतलब चाइनीज है तो भाई मेरे को लेना ही नहीं है, ठीक है। फिर आप उसमें से कंसिडर करोगे अवेयरनेस में से भी कि भाई मेरे जो पर्सनालिटी ट्रेट को कौन सा अच्छा लग रहा है, कौन सा नहीं अच्छा लग रहा, उस हिसाब से मैंने 5 मान के चलो सेलेक्ट कर लिया। उसके में से भी आप चॉइस सेट करोगे, यहाँ पे आपका रेफरेंस ग्रुप आ जाएगा वगैरह वगैरह, प्रेशर, पीर प्रेशर और ये सब, फाइनेंशियल और ये सब, उसमें से आपने मान के चलो कि 2 लिया, ठीक है, चॉइस सेट। अब इसमें से आप एक चॉइस करोगे कि 2 में से आप कितना, एक ही लेना है आपको, तो आप उसमें से एक सेलेक्ट करोगे, ठीक है, कि कौन से आपका ब्रांड का लेना है। तो ये हो गया इन्फॉर्मेशन सर्च। इन्फॉर्मेशन आजकल कहाँ से सर्च होता है, एप्पल हो गया, मतलब ये ऑनलाइन हो गया, ऑफलाइन हो गया, आप कैसे भी उसको वेब ग्रूमिंग और शो ग्रूमिंग में, शो रूमिंग भी कहते हैं। दो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, वेब ग्रूमिंग एंड शो रूमिंग, ये आप सर्च करके कमेंट करो क्या होता है, ठीक है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको या समझ लेना, ठीक है, शो रूमिंग। नाउ उसके बाद इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स हो गया। इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, अब आप ये बोलोगे जब मैंने यहाँ पे चॉइस कर ही लिया तो इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स क्या हुआ, इन द सेंस कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन सर्च में अभी मैंने ये एक तरीके से पूरा सेट होता है
कभी कभी क्या होता है कि प्रॉब्लम हम लोग रिकॉग्नाइज किए, फिर हम लोग सिर्फ जनरली इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं, जैसे आपका 8 सेट यहाँ पे जो है ना, 5 सेट कंसिडरेशन सेट पे, कंसिडरेशन सेट के बाद हम लोग एक मैट्रिक्स बना ली कि भाई हम लोग को ये पैरामीटर देखना है, हमको रैम देखना है, हमको स्पेस देखनी है वगैरह वगैरह, और उस हिसाब से हम लोग तुम आपके 4 डिमेंशन में 4 मॉडल्स को हम लोग डिवाइड करके उसके बाद मतलब समझते हैं कि चारों में से कौन सा प्रोडक्ट है ना, समझ रहे हो। एक मोबाइल को सिर्फ हम लोग एक ही फैक्टर पे नहीं लेते हैं कि भाई उसकी बैटरी बैकअप बहुत अच्छी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है। हम लोग उसका स्पेस भी देखते हैं, मतलब है ना, इस तरीके से हम लोग कर करके लेते हैं। तो इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स देखते हैं, उसके बाद परचेज डिसीजन। परचेज डिसीजन के बाद भी हम लोग सबसे बड़ा क्या चीज होता है, पोस्ट परचेज डिसीजन, इन द सेंस कि आपकी सर्विस कैसी है। आप मान के चलो आपने मोबाइल ले लिया, कुछ प्लस माइनस हुआ, कुछ मतलब फ्लिपकार्ट ही ले लिया, फ्लिपकार्ट से कुछ प्लस माइनस हुआ, तुरंत आपने रिटर्न के लिए डाल दिया या इस तरीके से। अगर उसका नो रिटर्न पॉलिसी रहता, आपको लगता है कि फ्लिपकार्ट सक्सेस हो पाता, आपको लगता है अमेजन सक्सेस हो पाता? ऑब्वियसली नहीं हो पाता, राइट। तो उस हिसाब से हम लोग पोस्ट परचेज बिहेवियर को देखते हैं। तो बेसिकली हम लोग इस लेक्चर में कंज्यूमर बिहेवियर के कंज्यूमर मार्केट एनालिसिस में हम लोगों ने 3 एस्पेक्ट कवर किए हैं, या मतलब ये सारे एस्पेक्ट किए हैं। देखिए ये आपका बेसिक टूल हो गया, ये आपका बेसिक टूल हो गया, ये आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। ये आपका बेसिक टूल हो गया, ये समझ लो, ठीक है। ये आपका बेसिक टूल हो गया, है ना। अब इसमें क्या है कि मार्केटिंग टैक्टिक्स मैंने बता दिया, मार्केटिंग कॉन्टेक्स्ट आपको पिस्टल मैंने बता दिया था। इसमें से हम लोग कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक्स देखे हैं, जो कि होता है आपका कल्चरल फैक्टर, सोशल फैक्टर्स एंड पर्सनल फैक्टर। फिर हम लोगों ने देखा कंज्यूमर साइकोलॉजी, जो हो क्या होता है आपका मोटिवेशन, परसेप्शन, इमोशंस एंड मेमोरी, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं बाइंग डिसीजन प्रोसेस में एंड परचेज डिसीजन में। बाइंग डिसीजन प्रोसेस में क्या आता है, 5 स्टेज होते हैं, दैट इज प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च, इवैल्यूएशन ऑफ अल्टरनेटिव्स, देन परचेज डिसीजन एंड पोस्ट परचेज डिसीजन। 5 स्टेज मॉडल फॉर कंज्यूमर बाइंग प्रोसेस। एंड ये आपका परचेज डिसीजन मैंने बता दिया, जो कि 6 स्टेज होता है। 6 स्टेज में क्या होता है, प्रॉब्लम चॉइस, ब्रांड चॉइस, स्टोर चॉइस, परचेज क्वांटिटी एंड परचेज टाइमिंग एंड पे मेथड। तो ये आपका हो गया टोटल कंज्यूमर मार्केट एनालिसिस। कंज्यूमर कैसे किसी चीज को परचेज करता है, क्या चीज उसको इन्फ्लुएंस करता है साइकोलॉजिकली एंड विथ क्या मोटिवेशन है वगैरह वगैरह, सब कुछ मैंने इसमें कवर कर दिया इन स्ट्रक्चर वे। अगर तुमको डेफिनेशन नहीं भी लिखना है तो एटलीस्ट स्ट्रक्चर बना के लिख लो, ताकि इट विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू गाइस। सो सी यू इन द नेक्स्ट lecture. God bless you all.